इस क्लास में जो प्रतिरोधों का जो संयोजन है दो प्रकार का, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। यानी किसी परिपथ में जो एक से अधिक प्रतिरोध अगर काम में लेने हो तो उस समय उनका जो संयोजन का तरीका है वो कौन से काम में लेंगे। ठीक है, सबसे पहला है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जैसे अपने संधारित्र में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से यह पहला प्रतिरोध, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से ये इनको अपन किसी बैटरी से जोड़ दिया। मान लो ये V वोल्टेज की है। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि भाई जो प्रतिरोध है वो श्रेणी में है या समांतर में। तो श्रेणी के लिए अपन देख सकते हैं कि इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा, और ये इस दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं ये, पहले का अंतिम सिरा या दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, ऐसे ही इस दूसरे का अंतिम सिरा अगले वाले के पहले सिरे से। तो इस क्रम को, ऐसे क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा फिजिक्स के अनुसार अगर इसको अपन परिभाषित करें किस प्रकार से ये श्रेणी में है, तो मान लो इस बैटरी से ली गई धारा है वो क्या है, I। ये I धारा इस पथ से यहाँ से इस समय यहाँ तक ये पहुँचती है। क्यों सेम क्यों जा रही है, क्योंकि कोई किसी प्रकार का पथ है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो धारा है वो सेम ही रहेगी। उसके बाद में अगर अपन देखें तो इस प्रतिरोध से भी कितनी धारा हो रही है, I। इससे भी कितनी धारा पार हो रही है, I। ऐसे ही सब प्रतिरोधों से कितनी धारा जा रही है, समान मान की धारा जो बैटरी से ली जाती है। तो ये इसका मेन जो तरीका है याद रखने का कि श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से अपन पता करते हैं। तो यदि जोड़े गए प्रतिरोध जिनमें सब में अगर बराबर बराबर मान की धारा प्रवाहित हो रही हो तो ऐसे प्रतिरोध कहलाते हैं श्रेणी क्रम। इसके विपरीत अगर अपन देखें कि जैसे ये प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ा गया। मान लो बैटरी से ली गई धारा कितनी है, I। ये I धारा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में इस वाले जंक्शन पे यहाँ पे ये संधि है, ठीक है। इस संधि पर धारा के दो पथ है वो यहाँ प्रदान हो रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ धारा का विभाजन हो गया इस पॉइंट पर। कुछ धारा इसमें चली जाती है, मान लो कितनी जा रही है, I1, और जो शेष धारा है I माइनस I1 वो इस वाले प्रतिरोध में चली जाती है। मतलब इसमें अलग धारा है इस वाले प्रतिरोध में और इस वाले प्रतिरोध में अलग धारा है। धारा विभाजित होके अलग अलग भागों में बट रही है, तब अपन इनको कहते हैं समांतर क्रम। ठीक है, तो यदि जोड़े गए सब प्रतिरोधों में समान मान की धारा प्रवाहित होती है तो वो तो होते हैं श्रेणी क्रम में, और जोड़े गए जो प्रतिरोध है उन सब में अलग अलग मान की धारा प्रवाहित होती है या धारा विभाजित होकर प्रवाहित होती है तो उनको अपन किस क्रम में मानते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, अब ओम के नियम में अगर अपन देखें तो दो राशियां अपने पास में होती है, एक कौन सी होती है, विभवांतर, और दूसरी राशि कौन सी होती है, धारा। ठीक है, प्रतिरोध के लिए अपन डिफाइन करें तो V/I। तो ये दो राशियां, एक के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं धारा के बारे में, तो अब किसके बारे में, विभवांतर के बारे में। तो इसमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना आपको कि जहाँ धारा समान होती है वहाँ विभवांतर क्या हो जाएगा, अलग अलग, और जहाँ धारा अलग अलग होती है वहाँ विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ आप श्रेणी के लिए याद रख सकते हो कि धारा क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन विभवांतर क्या हो जाएगा, अलग अलग। जैसे यहाँ विभवांतर क्या मान लिया, V1, यहाँ कितना मान लिया, V2, यहाँ कितना मान लिया, V3। यहाँ धारा क्या होती है, अलग अलग। जैसे इसमें क्या मान ली, I1, तो इसमें कितनी मान ली, I2। धारा अलग अलग, अगर धारा अलग अलग होती है तो वहाँ विभवांतर क्या होगा, समान। यहाँ भी V मानेंगे और यहाँ भी V, और वो किसके बराबर होगा, ये V विभवांतर वो इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ अगर जोड़ी जाए तो इस प्रतिरोध के इस सिरे और इस सिरे के बीच कितना विभवांतर पैदा होगा, समान।
कितना 10 वोल्ट। इस प्रतिरोध के इस सिरे और इस सिरे के बीच कितना विभवांतर पैदा होगा 10 वोल्ट। ठीक है। अब उसके बाद में अगर ये धारा जैसे मान लो 5 एम्पियर है, तो ये 5 एम्पियर धारा इस संधि पर मान लो इस वाले प्रतिरोध में कितनी एम्पियर जा रही है 2 एम्पियर, तो शेष कितनी बच गई 3 एम्पियर। तो यहाँ धारा के लिए क्या हो गया कि I1 प्लस I2 बराबर क्या हो गया I। ठीक है। समांतर क्रम के लिए धारा अलग अलग होती है और दोनों की जो या सभी की जो धारा है वो किसके योग, उसका जो योग है वो किसके बराबर होगा बैटरी से ली गई धारा के। और विभवांतर सब में क्या होगा समान, विभवांतर सब प्रतिरोध के सिरों पर क्या होगा समान होगा। ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ अपन देखें कि जैसे मान लो बैटरी से ली गई धारा 5 एम्पियर है, तो यहाँ भी कितनी होगी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर और 5 एम्पियर। अगर वोल्टेज कितना मान लिया 10 वोल्ट, तो इसके सिरों पर अलग होगा, इसके सिरों पर अलग होगा और इसके सिरों पर, जैसे अपन मान लें कि भाई ये 2 वोल्ट इसके सिरों पर उत्पन्न होता है, 4 वोल्ट इसके सिरों पर उत्पन्न होता है, तो कितना बच गया शेष भाई टोटल कितना 10 है ना, तो 2 4 6 हो गए, कितना बच गया 4। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि धारा तो समान रहती है I1 I2 I3 I4, धारा तो सब प्रतिरोधों में क्या होगी समान, और विभवांतर अलग अलग होगा और टोटल विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा उन सब का टोटल, जो बैटरी का वोल्टेज है वो। ठीक है। तो इस तरीके से ये श्रेणी और समांतर के लिए। अब अपने को इस क्रम के लिए और इस क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा प्रतिरोध जिसका मान किसके बराबर होता है, किसके तुल्य होता है, उन दिए गए या उन जोड़े गए सब प्रतिरोधों के मान के बराबर होता है। ठीक है। जैसे एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, अगर इन तीनों को हटाएं और एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जो उतनी ही बाधा उत्पन्न करता है जितनी वो लगाए गए अकेला प्रतिरोध, तब अपन इस प्रतिरोध को उस लगाए गए जो प्रतिरोध है उसको अपन क्या कहते हैं इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए, वो जो सूत्र है वो अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे आपको कहा जाए कि ये 5 ओम का है, 10 ओम का है, 20 ओम का है, तो 30 एक ऐसा प्रतिरोध लगाओ जो इन तीनों के बराबर काम करे, तो उसको अपन क्या कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। वो कितने ओम का होगा, वो कितने ओम का होगा, उसके लिए अपन एक सूत्र इसका और एक इसका वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले किस वाले क्रम, सबसे पहले श्रेणी क्रम। तो इसमें मान लो अपन यहाँ लिख रहे हैं कि माना 2 प्रतिरोध ले अपन। ठीक है। 2 प्रतिरोध, पहला R1 दूसरा R2, माना 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है। जैसे इसको विद्युत परिपथ बना के अपन ने दर्शाया कि ये पहला प्रतिरोध R1 और ये दूसरा प्रतिरोध R2, और यहाँ एक बैटरी लगाई अपन ने V वोल्ट की। ठीक। अब उसके बाद में यहाँ मान ली कि बैटरी से ली गई धारा कितनी है I, तो इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी I, इस वाले प्रतिरोध में भी कितनी धारा जाएगी I, क्योंकि श्रेणी क्रम में थोड़ी देर पहले बताया था। अब विभवांतर क्या होगा अलग अलग, इसका विभवांतर क्या मान लिया V1 और इसका विभवांतर क्या मान लिया V2। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि ये दोनों का विभवांतर का जो योग है वो किसके बराबर होगा, बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। तो आप यहाँ लिखोगे कि V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2। ठीक है। V बराबर V1 प्लस V2। अब ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर I R।
V1 का मतलब पहले के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो यहाँ से ध्यान दो, पहले के लिए अगर अपन ये नियम लगाएं तो V की जगह क्या हो गया V1, I की जगह क्या लिखा हुआ है I, तो I, R की जगह क्या लिखा हुआ है R1, तो R1। तो ये पहले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम हो गया, V1 इक्वल टू I R1। सेम इसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध के लिए यही नियम, तो V की जगह क्या हो जाएगा V2, दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा कितनी है I, उसके बाद में प्रतिरोध क्या दूसरा R2, तो ये हो गया अपना V2 का मान I इंटू R2। इस वाले समीकरण में V1 का मान, V2 का मान और तीसरा मान क्या है V का मान। किसका मान है V का मान। तो V क्या है V यहाँ बैटरी के लिए, तो बैटरी के लिए ये नियम अपन लगाएंगे, किसके लिए बैटरी के लिए। तो बैटरी के लिए V क्या है V है, धारा क्या है I और R, भी प्रतिरोध की जगह क्या लिखें, तो प्रतिरोध। यहाँ बैटरी के लिए प्रतिरोध कौन सा काम में आएगा भाई, यहाँ तो पहला प्रतिरोध हो गया, यहाँ दूसरा प्रतिरोध हो गया। जब ये नियम अपन यहाँ लगाएंगे तो कौन सा प्रतिरोध काम में लेंगे, तो मैंने धारिता वाले पाठ में बताया था कौन सी धारिता काम में लेते थे, तुल्य धारिता। तो वैसे ही कौन सा प्रतिरोध काम में लेंगे बैटरी के लिए, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब इन दोनों के बराबर का प्रतिरोध। तो आप ये मान लो कि माना तुल्य प्रतिरोध क्या है, माना तुल्य प्रतिरोध R मान लो या RS मान लो भाई, श्रेणी क्रम में तो क्या मान लिया RS, तो यहाँ मान लिया आपने RS। तो अब यहाँ ओम का नियम लगाया अपन ने, V की जगह तो V है, I की जगह कितनी धारा बैटरी से ली गई I, उसके बाद में R की जगह क्या जाएगा RS। तो ये जो मान है तीनों मान, V का, V1 का, V2 का, ये तीनों मान अपन कहाँ लिखेंगे इस समीकरण नंबर 1 में। तो जैसे ही अपन इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो V की जगह हो गया I इंटू RS, I इंटू R1, I इंटू R2, और कॉमन लेके I कैंसिल करेंगे तो R1 प्लस R2, इधर IRS। तो RS मतलब श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया R1 प्लस R2। यह तो अपन ने दो प्रतिरोध लिए थे, कितने प्रतिरोध लिए थे स्टार्टिंग में, दो, हो सकता 3, तो ये फॉर्मूला कहाँ तक हो जाएगा 3 तक, 4 हो तो 4 तक, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R1 प्लस R2। जैसे आपको कहा जाए कोई भी सिंपल सा न्यूमेरिकल, दो प्रतिरोध 4 ओम का और 10 ओम का, ठीक है, और तीसरा प्रतिरोध 3 ओम का, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, 3 ओम, 4 ओम और 10 ओम, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इन तीनों का योग कर दो 17 ओम, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका अर्थ यह है कि आप 3 ओम का, 4 ओम का, 10 ओम का, या तो इस तरीके से तीनों काम में ले लो, या अकेला कोई प्रतिरोध जिसका मान कितना हो 17 ओम, वो काम में ले लो, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो एक दो एग्जाम्पल और लेके कि जो तुल्य प्रतिरोध आएगा श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध आएगा वो अधिकतम आएगा। क्या आएगा, देखो ये 17 वैल्यू है, 3 से भी अधिक है, 4 से भी अधिक है और 10 से भी अधिक है। तो श्रेणी क्रम कब काम में लेते हैं अपन, श्रेणी क्रम कब काम में लेते हैं, श्रेणी क्रम काम में लेते हैं कब, जब जो प्रतिरोध है वो क्या चाहिए अपने को, कम मान का चाहिए या ज़्यादा मान का चाहिए, अधिक मान का चाहिए। उस समय कैसा संयोजन अपन काम में लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे मान लो अपने को कोई विद्युत परिपथ में 20 ओम प्रतिरोध चाहिए, कितना ओम प्रतिरोध चाहिए 20 ओम, लेकिन उस समय मान लो लैब में सब प्रतिरोध 2-2 ओम के हैं या 5-5 ओम के, अपने पास में 5 ओम से ज़्यादा कोई प्रतिरोध है नहीं, जबकि उस परिपथ में कितने ओम का प्रतिरोध लगाना है 20 ओम का प्रतिरोध लगाना, तो 20 ओम का नहीं है। तो आप क्या करोगे भाई, आपको जितना उपलब्ध है 2 का 5 का, उससे ज़्यादा का चाहिए, उससे ज़्यादा का चाहिए, उससे ज़्यादा का चाहिए, तो आपको पता है कौन सा क्रम लेना है, श्रेणी क्रम, ठीक है। तो अब 2 जो ओम प्रतिरोध है वो कितने लगाएंगे 10, 5 ओम प्रतिरोध है वो कितने लगाएंगे 4। तो इसलिए अपन ये संयोजन है उसको पढ़ते हैं,
इसलिए क्या करते हैं, संयोजन। हो सकता है कि लैब में अपन काम कर रहे हैं और जो प्रतिरोध अपने को जो चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, जबकि या तो छोटे मान के हैं या बड़े मान के। अगर छोटे मान के हैं और बड़े मान का प्रतिरोध चाहिए तो वहाँ अपन कौन सा क्रम काम में लेते हैं, श्रेणी क्रम। उसके बाद में अगर आप आगे तक लिखना चाहो इसमें कि मान लो यह तो 2 के लिए अपन ने काम में लिया है, हो सकता है कितने प्रतिरोध हो, बहुत सारे प्रतिरोध हो, तो आप लिख सकते हो n प्रतिरोध। कौन से, मान लिया R1 R2 ऐसे ही R, ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध है और वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, वो श्रेणी क्रम में, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या सूत्र बन जाएगा, इनके तुल्य प्रतिरोध RS। तो सिंपल है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2, जो भी जहाँ तक आपको दिए गए वहाँ तक ऐड करते रहना। ठीक है, धारिता वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि हो सकता है ये सारे प्रतिरोध क्या हो, समान मान के। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसका, ये तो पहला पॉइंट था, हो सकता है दूसरा पॉइंट इस प्रकार से हो, माना n समान प्रतिरोध, n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, जितने प्रतिरोध जोड़े जा रहे हैं वो कैसे हो, समान। तो उस समय आप ये सूत्र अगर काम में लो कि RS बराबर R प्लस R प्लस, कहाँ तक काम में ले रहे हो, n तक, कहाँ तक, n तक। तो ये कैसे लिखेंगे आप इसको, इसको लिख सकते हैं n इंटू R, n इंटू R। जैसे मान लो आपके पास में 5 ओम का प्रतिरोध है और कितने प्रतिरोध है, 4। इन चारों को आप श्रेणी क्रम में जोड़े तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, या तो इस तरीके से करो या आप सीधा लिख सकते हो 4 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला n इंटू आर कब काम में लेते हैं, जब बहुत सारे प्रतिरोध हो, सारे समान मान के प्रतिरोध हो और सब किस क्रम में जोड़े गए हो, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो, और इनका क्या ज्ञात करना हो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था इससे संबंधित और ये दूसरा पॉइंट, और अब इससे संबंधित एक तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे और वो क्या है, कब काम में लेंगे, वो वाला कथन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों, जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है, से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये तो था अपना कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, सिंपल सा एक डेरिवेशन है। और उसके बाद में समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी को अपन बोलते हैं सीरीज, इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या माना अपन ने, RS। अब समांतर के लिए जैसे न्यूमेरिकल संधारित्र से संबंधित अपन ने परिपथ सरल करने के किए थे, तुल्य धारिता ज्ञात करने के अलग अलग कई वहाँ पे न्यूमेरिकल किए थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो वो सारे न्यूमेरिकल किससे संबंधित करेंगे अपन, प्रतिरोधों से। ठीक है, वहाँ संधारित्र संयोजित किया गया था और यहाँ इस चैप्टर में क्या होगा, प्रतिरोध। तो वो वहाँ इतने न्यूमेरिकल इसीलिए किए थे कि भाई दोबारा से अगर अपन पढ़ें प्रतिरोध के लिए तो बारी बारी से नहीं पढ़ना पड़े। तो वो जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे एक बार आप दोबारा से सरल करोगे, और वो किसके लिए करोगे, प्रतिरोध के लिए। ठीक है, जैसे 4 माइक्रोफेड है तो वहाँ 4 ओम लिख दो, वहाँ क्या लिख दो, 4 ओम। और जितने भी परिपथ थे 10, 5, 20 जितने भी कराए हुए हैं सब आप दोबारा से नोट्स में प्रतिरोधों के लिए करोगे। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए मान लो ये पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2, इस तरीके से, और ये V वोल्ट की बैटरी से।
समांतर क्रम में एक प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, या फिर जितने प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में कब माने जाते हैं, जब उन सब का पहला सिरा एक जगह जुड़ा हुआ हो, उन सब का दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा हुआ हो, तो वो कैसे माने जाते हैं, समांतर क्रम में। अब इसमें मान लो कि भाई ये धारा यहाँ से ली गई धारा I है, बैटरी की वोल्टेज V है, ठीक है। ये धारा I यहाँ पे इसमें अलग जाएगी, वो है I1, और इसमें धारा अलग जाएगी, वो क्या है, I2। जहाँ धारा अलग अलग हो जाती है वहाँ विभवांतर क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो यहाँ भी विभवांतर V और यहाँ भी V, ठीक है। तो इसमें अलग अलग राशियाँ क्या है, धारा है, तो आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 बराबर I। वहाँ क्या लिखा था, V बराबर V1 प्लस V2। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो राशि अलग अलग होती है वहीं से अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो I बराबर I1 प्लस I2, समीकरण 1। अब यहाँ आप ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I आर। यहाँ किसका पद है, I का पद, तो I बराबर क्या हो गया, I बराबर हो गया V बटे R। तो ये जो ओम का नियम है इसको अप्लाई करके I1 I2 और I ये तीनों मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले I1 मतलब प्रथम प्रतिरोध के लिए ज्ञात करो। तो I1 V की जगह V है और R की जगह क्या है, R1। ऐसे ही I2 का मान कितना हो गया, V बटे R2। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, I1 और I2। कैसे प्राप्त हुई है, ओम का नियम, V बराबर IR, I बराबर V बटे R। पहले प्रतिरोध के लिए लगाया और उसके बाद में दूसरे प्रतिरोध। अब इसमें जो समीकरण 1 है उसमें एक और पद है और वो क्या है, I, ठीक है। वो कहाँ पे लिखा हुआ है, वो बैटरी के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर अपन ओम का नियम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, I की जगह I है ही, V की जगह V है, लेकिन R की जगह क्या लिखें, तो R की जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, RP। भाई यहाँ कौन सा R होता है बैटरी के लिए, तुल्य प्रतिरोध होता है, और इसका तुल्य प्रतिरोध समांतर का है, समांतर का मतलब पैरेलल। तो समांतर का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया, RP। तो ये हो गया V बट्टे RP। तीनों वैल्यू यहाँ रखें अपन, तो V बट्टे RP, V बट्टे R1, V बट्टे R2, ठीक है। सरल करेंगे इसको थोड़ा, तो ये हो गया V अपॉन RP इक्वल V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल, क्या बच गया अपने पास में, 1 बट्टे RP इक्वल टू 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2। ये समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, ठीक है। अब इस सूत्र से जो मान आएगा उसका क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये RP की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, 1 बट्टे RP की। तुल्य प्रतिरोध क्या है, RP, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 बट्टे RP। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सूत्र जब अप्लाई करते हैं अपन तो उसके बाद में उसका क्या लेते हैं अपन, व्युत्क्रम लेते हैं। क्या लेते हैं, व्युत्क्रम, ठीक है। ऐसे ही आप वो सारे पॉइंट इसमें भी, पहला पॉइंट कि यदि n प्रतिरोध मान क्या मान लिए, R1 R2 R3 Rn किस क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, 1 बट्टे RP बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2। ऐसे सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। और अगर ये सारे प्रतिरोध क्या हो, समान हो, तो यहाँ लिखेंगे यदि n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो इनका
तुल्य प्रतिरोध। तो फिर से यही फॉर्मूला 1/RP 1/R1 R ही रहेगा, प्लस 1/R ही रहेगा। ऐसे ये सब क्या है, समान है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/R कितनी बार जुड़ रहा है, n बार। कितनी बार जुड़ रहा है ये, n बार। तो इसको अपन लिख सकते हैं ना, 1/RP बराबर n इंटू 1/R लिख सकते हैं। यानी ये हो गया 1/RP इक्वल टू n/R। तुल्य प्रतिरोध क्या माना अपन ने, तुल्य प्रतिरोध माना RP, तो ये क्या हो गया R/n। जैसे आपको ये कहा जाए कि 20 प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है, 20 प्रतिरोध, सबका मान है 2 ओम। कितना है, 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा समांतर क्रम का, देखो सबका मान कितना है 2 ओम। कितने प्रतिरोध है 20, तो कितना हो गया 1/10 0.1। ठीक है, तो पहले से क्या आ गया कम, पहले तो प्रत्येक कितने का था 2 का, अब कितना आया तुल्य प्रतिरोध 0.1। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम प्राप्त होता है, श्रेणी का क्या होता है अधिक। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार की थ्योरी कि अगर अपने को किसी लैब में जो उपलब्ध प्रतिरोध है वो तो सारे किस मान के हैं, अधिक मान के, सारे किस मान के हैं, अधिक मान के। जबकि आपको चाहिए क्या वहाँ पर, कब मान का, किस मान का चाहिए, तो वहाँ आप कौन सा क्रम काम में लोगे, समांतर क्रम। कौन सा क्रम काम में लोगे, समांतर क्रम। तो सिंपल सा, कोई इसको पढ़ाने की जरूरी नहीं है क्योंकि अपन ये पहले पढ़ चुके हैं संधारित्र वाले चैप्टर में। तो इसमें ध्यान दो, श्रेणी क्रम के लिए क्या सूत्र आया, R1 प्लस R2। समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र आया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/2। यह तो प्रतिरोध के लिए था। संधारित्रों के लिए क्या था, संधारित्रों के लिए था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/, यह तो श्रेणी का था। और समांतर का क्या था, C बराबर C1 प्लस C2। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक जगह मत कर देना, इनको एक जैसे मत कर देना। श्रेणी के लिए प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं, जबकि संधारिता वाले के लिए किस क्रम में जुड़ते हैं आपस में, समांतर क्रम में ये आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर इस पे न्यूमेरिकल करें तो सेम उसी प्रकार के न्यूमेरिकल होंगे, सेम उसी प्रकार के न्यूमेरिकल। वहाँ भी मैंने बताया था, यहाँ भी देख लो कि भाई ऐसे ऊपर नीचे होने का मतलब नहीं होता समांतर क्रम। ऊपर नीचे दर्शाने का मतलब नहीं होता है कि ये किस क्रम में हो गए, वो किसके आधार पर अपन देखते हैं, धारा प्रवाह के। तो ये जरूर देख लेना, अगर धारा अलग अलग जाती है तभी वो किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, वरना समांतर क्रम में नहीं होते। ठीक है, जैसे वहाँ भी मैंने इस तरीके से करके बताया था कि जैसे ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, उसके बाद में यहाँ तीसरा प्रतिरोध, ये 4 नंबर प्रतिरोध, ऐसे ये पहला सिरा A और ये दूसरा सिरा B। ठीक है, तो देखने से तो ये ऊपर नीचे दर्शाए हुए हैं, समांतर में मान सकते हैं, लेकिन गलत है मानना, समांतर क्रम में नहीं मान सकते इनको। क्यों, क्योंकि धारा प्रवाह अपन देखते हैं। ये एक सिरा हो गया बैटरी के प्लस से मान लो, ये दूसरा सिरा बैटरी के, ये यहाँ से जो धारा आएगी वो धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें आएगी, वही धारा इसमें आएगी। तो सब में धारा क्या जा रही है, समान जा रही। तो किस क्रम में हो गई ये, किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और इसमें अगर अपन ध्यान रखना चाहें तो जटिल परिपथ भी अपने पढ़े थे कि कुछ श्रेणी में हो सकते हैं, कुछ समांतर क्रम में। तो उसके लिए अपन कैसे, किस तरीके से थ्योरी याद करते हैं, कैसे उनको पता करते हैं कि भाई ये समांतर में है या नहीं।
जैसे इस तरीके से आपको लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच का, तो इसमें अपने को नहीं पता चलता है कि कौन से श्रेणी में और कौन से समान। तो आप ध्यान दो कौन से के बीच में पूछा गया, एक तो ये और एक ये। एक को आप बैटरी के प्लस से जोड़ा हुआ मान सकते हो, दूसरे को बैटरी के माइनस से। ठीक है, ऐसा दर्शाना नहीं, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, दर्शाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा जटिल परिपथों को सरल करने का, कि आप सबसे पहले ये देखो कि किन दो पॉइंटों के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसमें एक को बैटरी के प्लस से जोड़ा हुआ मानो, दूसरे को बैटरी के माइनस, किसी एक को। ठीक है, उसके बाद में धारा प्रवाह देखो, और उस धारा प्रवाह के आधार पर देखो कि 2 या 3 प्रतिरोध ऐसे आपको दिखेंगे जिनमें धारा क्या जा रही है, समान जा रही, या आपको दिखेंगे कि उनमें धारा क्या जा रही है, अलग अलग जा रही। उसके आधार पर तो ध्यान दो, ये धारा मान लो यहाँ आई धारा, कुछ इसमें चली गई, शेष इसमें चली गई, समझ आए। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर। तो यहाँ स्टार्टिंग में इनको सरल नहीं करेंगे अपन, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के निरपेक्ष नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें और भी जुड़ा हुआ है, इसमें और भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको और आगे देखो कि इसमें जो भी धारा आएगी वही धारा किस में जाएगी, इस वाले में। ठीक है, तो अब इस भुजा में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस भुजा में और कोई प्रतिरोध नहीं है, इन दो के अलावा और कोई प्रतिरोध नहीं। तो फिर से एक बार ध्यान दो, आप इसको ही सरल करना है स्टार्टिंग में, इसको करोगे समांतर क्रम में तो वो गलत हो जाएगी। ये जो धारा आई यहाँ पे, कुछ इसमें चली गई, कुछ इसमें चली गई, किस क्रम में हो गई, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है, ये सही है, लेकिन यहाँ इसको सरल नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि जिस भुजा को आप कर रहे हो, जैसे इस भुजा को सरल कर रहे हो, इस भुजा को सरल कर रहे हो, तो पहले उस, जैसे ये वाली भुजा है, इसमें एक ही प्रतिरोध होना चाहिए, और इस वाली भुजा में एक ही प्रतिरोध होना चाहिए। ऐसा होने के बाद में ही आप करोगे, वरना और आगे बढ़ो। तो इसमें देखो 2 है ना, तो पहले इसमें आगे बढ़ो, जो भी धारा इसमें आ रही है वही इसमें, वही इसमें। तो ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी। पहले इनको सरल करोगे, इनकी जगह एक प्रतिरोध आ जाएगा, तब आपका डायग्राम किस प्रकार से हो जाएगा, इस तरीके से। आया समझ में भाई, इन दोनों को हटाया और एक प्रतिरोध लगा दिया। कैसे लगाना, वो एक सिरा ए पर दूसरा सिरा बी पर है, तो इस प्रतिरोध का एक सिरा ए पर दूसरा बी पर। अब फिर से देखो ये किस क्रम में, तो ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, कुछ धारा इसमें चली गई, कुछ धारा, तो ये किस क्रम में हो गए, किस क्रम में हो गई, ये समांतर क्रम में। तो इनको आप समांतर का नियम लगा के सरल करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पॉइंट होता है कि आपको ध्यान देना है कि किन दो बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद में धारा, एक पॉइंट से धारा प्रवेश मानते हुए और आप आगे बढ़ते जाओ और धारा का विभाजन देखते जाओ। ठीक है, और जितना हो सके तब तक आपको क्या करना है कि उसी भुजाओं को सरल करना है जिनमें अन्य प्रतिरोध नहीं लगा हो। जैसे इसमें यह है, ठीक है, लेकिन इसमें और भी है, तो पहले इसी को अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। इनकी जगह एक लेकर आएंगे और फिर ये और ये। आए समझ में ये। तो ये सारे न्यूमेरिकल धारिता वाले चैप्टर में किए हुए हैं आप लोगों के, एक बार दोबारा से चेक कर लेना, दोबारा से प्रतिरोध के लिए उनको करना। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूछना है। ठीक है, तो ये मान लो ये इस वीडियो को देखने के बाद में ये आपका गृह कार्य ही होगा। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल धारिता के नहीं करने, किसके करने हैं, वहाँ प्रतिरोध के ही करने। ठीक है, नोट्स में करने ये। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अपने जो बुक के एग्जाम्पल है, बुक के लास्ट में आंकिक प्रश्न है, उनमें भी परिपथ है, क्या उनमें भी परिपथ है, उनका भी आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो या तुल्य धारिता ज्ञात करना हो, तो ऐसे सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं।
ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेल के बारे में। क्यों, यहाँ अपन क्या काम में ले रहे हैं? सेल धारा प्राप्त करने के लिए क्या काम में ले रहे हैं? स्रोत के रूप में सेल को काम में ले रहे हैं। तो वो सेल क्या होता है, क्या उसके गुणधर्म होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से काम करता है, कैसी उसकी संरचना होती है, कौन कौन सी राशियाँ उससे संबंधित होती है, जैसे यहाँ आपने लिखा ना वोल्टेज, धारा, तो इनके बारे में वहाँ अपन डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये जो थ्योरी है उसको क्लियर करो और जो न्यूमेरिकल है वो सरल करो।